प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। पीएसपी के इस डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज शिक्षक दिवस है और शिक्षक दिवस के इस पावन अवसर पर आप सभी विद्यार्थियों के भावी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। दोस्तों, एक शिक्षक जो है वो न सिर्फ व्यक्तित्व का निर्माण करता है, अपितु जो उसका विद्यार्थी है उसको आगे बढ़ने के लिए सही मार्गदर्शन और दिशा निर्देश देता है। और उसी क्रम में हमारे भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप सभी के भावी जीवन की शुभकामनाओं के साथ में आज हम हमारी इस कक्षा को प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने जनवरी माह का भारत और विश्व का जो करंट अफेयर्स है वो पूरा कर लिया है और राजस्थान का भी करंट अफेयर्स पूरा कर लिया है। आज हम भारत और विश्व का करंट अफेयर्स फरवरी माह का लेकर के आपके बीच में हाजिर हैं। दोस्तों, आपका स्नेह हमें निरंतर प्राप्त हो रहा है, लेकिन मेरा आप लोगों से एक अनुरोध है, आग्रह है कि आप इस कक्षा को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और जो भी आपके फीडबैक है वो हमें देते रहें ताकि हम और भी ज़्यादा बेहतर प्रयास कर सकें। आने वाले समय में सीईटी सहित आरएस की भर्ती आपके सामने है और उसके बाद में जो है वो रीट और फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की भर्ती आ रही है, तो इनको लेकर के और फिर अपन स्ट्रेटेजी के तहत काम करेंगे। अभी अपन जनवरी से लेकर के और फिर अगस्त तक का करंट अफेयर्स रिपीटेशन करवा रहे हैं और 25 सितंबर के आसपास इसको अपन लोग पूरा कर देंगे और उसके बाद फिर हम नई रणनीति के तहत काम करेंगे। आज हम लोग भारत और विश्व के करंट अफेयर्स के तहत सबसे पहले फरवरी महीने में हम लोग जो है वो बात करेंगे चंपई सोरेन की, है ना। चंपई सोरेन जब हम लोग देखते हैं तो इनको जो है वो झारखंड का नया मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण इन्होंने की थी और उसके पीछे का कारण ये था क्योंकि झारखंड के जो झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम उसके जो नेता थे जिनका नाम क्या था, हेमंत सोरेन। ठीक है दोस्तों, तो हेमंत सोरेन जो है वो जमीन घोटाले में जेल गए थे। सीबीआई ने उनको गिरफ्तार किया था और जमीन घोटाले में वो जब जेल गए थे तो उनके स्थान पर चंपई सोरेन जो थे वो झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ग्रहण की थी और झारखंड के उस समय के राज्यपाल कौन थे, सीपी राधाकृष्णन। लेकिन उसके बाद में अभी वर्तमान समय की अगर अपन लोग बात करते हैं तो हेमंत सोरेन जब वापस आ गए उसके बाद में जो है चंपई सोरेन को, जैसा कि स्वाभाविक भी था, पद छोड़ना पड़ा और उसके बाद अभी झारखंड में चुनाव है और उससे पहले चंपई सोरेन जो है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। तो ये आज की न्यूज़ है। उसके बाद अगर अपन लोग देखें तो फरवरी 2024 में ही भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई, ठीक है, TRAI, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण का अध्यक्ष जो है अनिल कुमार लाहोटी को नियुक्त किया गया है। कौन बने हैं इसके अध्यक्ष? इसके अध्यक्ष बने हैं अनिल कुमार लाहोटी। ठीक है, उसके बाद में हम लोग देखें तो नई दिल्ली में आयोजित 90वें रायसीना डायलॉग, है ना, तो नई दिल्ली के अंदर 22 फरवरी 2024 को रायसीना डायलॉग का आयोजन किया गया और 9th रायसीना डायलॉग जो था उसके मुख्य अतिथि जो थे वो ग्रीस के प्रधानमंत्री थे। कहाँ के प्रधानमंत्री थे? ग्रीस के प्रधानमंत्री थे और उनका नाम क्या था? कारियाकोस मिर्सोताकिस। क्या नाम था इनका? किरियाकोस मिर्सोताकिस। ठीक है, तो रायसीना डायलॉग जो है वो यहाँ पे अगर अपन लोग देखें तो अर्थशास्त्र, वैश्विक अर्थशास्त्र और वैश्विक जो भू राजनीति है ना, उससे संबंधित एक महत्वपूर्ण सम्मेलन है जो भारत के अंदर आयोजित किया जाता है। इसको हम लोग रायसीना डायलॉग के नाम से जानते हैं। अब हम लोग बात करते हैं भारत को मिली पहली महिला स्नाइपर के बारे में। तो बीएसएफ की सुमन कुमारी, ठीक है, बीएसएफ की है ये और इनका नाम क्या है? सुमन कुमारी। क्या नाम है इनका? सुमन कुमारी। ठीक है, ये भारत की पहली महिला स्नाइपर बनी है। तो भारत की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? सुमन कुमारी। ठीक है, बीएसएफ से है ये। अब उसके बाद में अगर अपन लोग देखें तो भारतीय सेना में सूबेदार के रैंक पर पदोन्नत होने वाली पहली महिला कौन है? तो प्रीति रजक। भारतीय सेना में सूबेदार के रैंक पर पदोन्नत होने वाली पहली अगर अपन लोग देखते हैं तो महिला है और वो पहली महिला कौन सी है? प्रीति रजक है। ठीक है, जिसका नाम क्या है? प्रीति रजक है। उसके बाद में अपन लोग देखें तो सुनील मित्तल, उनको ब्रिटेन का नाइटहुड का सम्मान मिला है। क्या नाम है इनका? सुनील मित्तल। सुनील मित्तल को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? नाइटहुड।
ठीक है। और नाइटहुड का पुरस्कार किस देश ने दिया उनको? ब्रिटेन ने दिया है। और सुनील मित्तल कौन है? तो ये जो है भारतीय एंटरप्राइजेस के चेयरमैन है, भारतीय एंटरप्राइजेस के चेयरमैन है, जिनका नाम क्या है? सुनील मित्तल। और उनको ब्रिटेन ने नाइटहुड से सम्मानित किया है, ठीक है। इससे पहले ब्रिटेन के द्वारा नाइटहुड का ये सम्मान है वो भारतीय उद्योगपति रतन टाटा को प्राप्त हो चुका है। और अभी भारतीय एयर एंटरप्राइज जो है, जिसको अपन लोग कहते हैं एंटरप्राइजेज, उसके जो चेयरमैन है सुनील मित्तल, उनको ब्रिटेन ने नाइटहुड की उपाधि से नवाजा है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी महीने के अंदर आसाम की गुवाहाटी में मां कामाख्या कॉरिडोर का जो है वो शिलान्यास किया, है ना। और आपको पता होगा मां कामाख्या जो है, उनकी जो प्रतिमा या उनका जो मंदिर है वो कहाँ पर है? आसाम के अंदर है। और आसाम के अंदर जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मां कामाख्या कॉरिडोर की स्थापना की है, उसका शिलान्यास किया है, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर अपन लोग देखें तो मां कामाख्या मंदिर का जो कॉरिडोर है उसका जो निर्माण किया गया है वो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर किया गया। और कितने रुपए में है ये? 498 करोड़ रुपए। कितने रुपये? 498 करोड़ रुपए के अंदर जो है वो कामाख्या कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा और उसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखा है। इससे पहले देश में भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार जो है कई प्रकार के ऐसे कॉरिडोर का निर्माण करती आ रही है, जिसमें जगन्नाथ मंदिर हेरिटेज कॉरिडोर कहाँ पर बनाया गया? पूरी ओडिशा में, जगन्नाथपुरी ओडिशा में जगन्नाथ मंदिर हेरिटेज कॉरिडोर का निर्माण किया गया, गलियारे का निर्माण किया गया। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, ठीक है, उसका निर्माण किया गया वाराणसी में। उसके बाद आपको बताओ उज्जैन में भी जो है वो महाकाल लोक का निर्माण किया गया, जो बहुत ही आकर्षक है। और बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर का निर्माण मथुरा में किया गया। और देवभूमि कॉरिडोर का निर्माण कहाँ पर किया गया? द्वारका में किया गया, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान में रखना है। उसके बाद में अपन लोग अगर बात करें तो दुनिया की शीर्ष सहकारी संस्था, है ना, सहकारी संस्था के रूप में पुनः नामित होने वाली भारतीय सहकारी संस्था कौन सी है? तो इसका उत्तर आ जाएगा इफको। कौन सी संस्था है दोस्तों? इफको है, ठीक है। तो विश्व की शीर्ष सहकारी संस्था के रूप में पुनः नामित होने वाली भारतीय सहकारी संस्था कौन सी है? तो इफको है। और इफको की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड, है ना। इंडियन, उसके बाद में फिर है फार्मर्स, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स, ठीक है, फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड, जिसको अपन लोग क्या कहते हैं? इफको। क्या कहते हैं? IFFCO, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड। ये जो इफको है वो दुनिया की शीर्ष सहकारी संस्था के रूप में पुनः नामित होने वाली जो है वो भारतीय सहकारी संस्था बन गई है, ठीक है। इफको के वर्तमान में जो MD हैं उनका नाम क्या है? तो उदय शंकर अवस्थी। क्या नाम है इनका? इनका नाम है उदय शंकर अवस्थी, ठीक है। तो उदय शंकर अवस्थी जो हैं वो इफको के वर्तमान में क्या हैं? MD हैं। अब हम लोग यहाँ पर अगली खबर की तरफ जो है वो हम लोग हमारा रुख करते हैं और वो संबंधित है समान नागरिक संहिता, जिसको अपन लोग कहते हैं UCC, ठीक है। तो UCC बिल को पारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? उत्तराखंड, है ना। यानी सभी नागरिकों के लिए एक संहिता यानी नियमावली बनाई जाएगी और सबके लिए समान होगी। ये धर्म के और क्षेत्र के बंधन से परे होगी, ठीक है। किसी भी धर्म या जाति से परे सभी के लिए एक समान नागरिक संहिता की बात ये सरकार कर रही है, जिसको अपन लोग समान नागरिक संहिता UCC कहते हैं, ठीक है। तो UCC को पारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? उत्तराखंड बना, ठीक है। तो उत्तराखंड की विधानसभा ने 6 फरवरी 2024 को समान नागरिक संहिता बिल को विधानसभा में पारित कर दिया और 13 फरवरी 2024 को इस बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी जो है मिल गई है। और इस प्रकार इस विधेयक को पारित करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड बना है। इसके तहत धर्म के जो है उसको अलग करते हुए विवाह, तलाक, भूमि, संपत्ति, विरासत, इन सभी के लिए एक जैसा कानून होगा। और ये एक पहल की गई है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा। किसके द्वारा की गई है? पुष्कर सिंह धामी के द्वारा की गई। अभी भारतीय नौसेना ने फरवरी महीने के अंदर एक संयुक्त अभ्यास किया और उस अभ्यास का नाम क्या है? मिल-24। क्या नाम है इसका? इसका नाम है मिल-24 और ये विशाखापट्टनम में किया गया, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर अपन लोग देखें इसमें तो इसका नाम क्या है? मिलन,
क्या नाम है इसका? मिलन। और मिलन को अपन लोग अगर देखें तो ये है मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज। और इसके अंदर 51 देशों की नौसेनाएं शामिल हुई। कितने देशों की नौसेनाएं शामिल हुई? 51 देशों की नौसेनाएं जो है वो इसमें शामिल हुई, और प्रत्येक 2 वर्ष के बाद में आयोजित होता है। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सम्मेलन का उद्घाटन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा किया गया। तो इस प्रकार से भारतीय नौसेना का संयुक्त युद्धाभ्यास का नाम क्या है? मिलन 2024। कहाँ आयोजित किया गया? विशाखापट्टनम में। कितने देशों की सेनाएं शामिल हुई? नौसेनाएं 51 देशों की नौसेनाएं शामिल हुई, और इसको क्या कहा गया? मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज कहा गया। ठीक है, फिर अगर अपन लोग देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 फरवरी को दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन किया। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज, और कहाँ पर किया? वो चीनाब नदी, जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर? चीनाब नदी, जम्मू कश्मीर में दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। ये जम्मू से 80 किलोमीटर दूर चीनाब नदी पर बना सिंगल आर्क रेलवे ब्रिज है, और इसकी ऊंचाई उस नदी से 359 मीटर है। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर अपन लोग देखें तो ये पेरिस के एफिल टावर से भी 35 मीटर से अधिक ऊंचा है। इस ब्रिज की लंबाई 1315 मीटर है, और ये ब्रिज उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे खंड पर बना है, जो कश्मीर घाटी को जम्मू के कटरा से जोड़ता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर अपन लोग देखें तो कश्मीर घाटी, उस कश्मीर घाटी को जो है वो जम्मू के कटरा से जोड़ता है। कहाँ से जोड़ता है? जम्मू के कटरा से जोड़ने वाला जो ये ब्रिज है उसका लोकार्पण यानी उसका उद्घाटन किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज है ये, और चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में इसका निर्माण जो है वो किया गया है। उसके बाद में अगर अपन लोग देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भारत मंडपम नई दिल्ली में भारत टैक्स 2024 का उद्घाटन किया गया। ठीक है, और ये जो है मोदी द्वारा आयोजित हुआ देश का सबसे बड़ा टेक्सटाइल इवेंट है ना। तो टैक्स का मतलब क्या हुआ? टेक्सटाइल। तो देश का सबसे बड़ा टेक्सटाइल इवेंट कौन सा हुआ? तो ये हुआ 26 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है वो सबसे बड़े टेक्सटाइल इवेंट भारत टैक्स 2024 का उद्घाटन किया गया। और कहाँ पर किया गया? भारत मंडपम नई दिल्ली में। कहाँ पर किया गया? भारत मंडपम नई दिल्ली में। और इस प्रकार से ये देश में आयोजित होने वाला अब तक का सबसे बड़ा वैश्विक कपड़ा कार्यक्रमों में से एक है। टेक्सटाइल का मतलब क्या है? क्लॉथ, कपड़ा है ना, तो कपड़ा कार्यक्रम में से एक है। तो इस प्रकार से अगर अपन लोग देखें तो विश्व का है ना सबसे बड़ा कपड़े को लेकर के कोई अगर कार्यक्रम आयोजित किया गया है तो वो भारत में भी आयोजित किया गया, जिसको क्या नाम दिया गया? भारत टैक्स। तो ये किससे संबंधित हुआ? सबसे बड़ा टेक्सटाइल इवेंट था, और भारत मंडपम नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। उसके बाद में अगर अपन लोग देखें तो श्री कल्की धाम मंदिर, कल्की धाम मंदिर कहाँ पर आप लोगों के? संभल उत्तर प्रदेश में है ना। और संभल उत्तर प्रदेश में ये कल्की धाम मंदिर है, और इसका भी शिलान्यास जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। इंडिया एनर्जी वीक कार्यक्रम पणजी गोवा है ना। तो गोवा कहाँ? गोवा के अंदर पणजी जो है उसकी राजधानी है, वहाँ पर इंडिया एनर्जी वीक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, और इसमें केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने देश में एथेनॉल पेट्रोल पंपों के प्रथम फेज के बारे में जानकारी दी। ठीक है, तो इंडिया एनर्जी वीक कार्यक्रम कहाँ पर आयोजित किया गया दोस्तों? ये आयोजित किया गया पणजी गोवा के अंदर। कहाँ आयोजित किया गया? पणजी गोवा के अंदर। और इस कार्यक्रम के अंदर केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी है। उन्होंने देश में एथेनॉल पेट्रोल पंपों के प्रथम फेज के बारे में जानकारी दी है ना। एथेनॉल पेट्रोल पंपों के प्रथम फेज के बारे में किसने जानकारी दी? पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पणजी गोवा के अंदर, और उन्होंने इंडिया एनर्जी वीक कार्यक्रम जो है वो यहाँ पर आयोजित किया। अब हम लोग अगर देखें तो एथेनॉल मिक्स पेट्रोल पंप जो है वो पहले चरण में 4 राज्यों के अंदर जो है वो खोले जाएंगे, महाराष्ट्र, यूपी, कर्नाटक और तमिलनाडु। ठीक है, तो महाराष्ट्र एक तो राज्य हो जाएगा, उसके बाद में यूपी, उसके बाद में आपके कर्नाटक, और उसके बाद में आपके तमिलनाडु। ये 3 ऐसे राज्य, 4 ऐसे राज्य हैं कि यहाँ पर एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पंपों का जो है शुभारंभ किया जाएगा, और उसी के बारे में जानकारी केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने इंडिया एनर्जी वीक कार्यक्रम पणजी गोवा में प्रदान की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सबसे लंबे केबल ब्रिज का उद्घाटन किया, और ये केबल ब्रिज कहाँ पर स्थित है? द्वारका, गुजरात में है ना। तो सबसे लंबा केबल ब्रिज द्वारका
गुजरात में। और सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज जो है वो कहाँ पर है आप लोगों के, चिनाब नदी पर है जम्मू कश्मीर में, और ये कश्मीर घाटी को जम्मू के कटरा से जोड़ता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर अपन लोग देखें तो ये ओखा और बेट द्वारका के बीच में सड़क मार्ग से इसके अंदर आवागमन होगा। तो इस प्रकार से मोदी ने देश के सबसे लंबे केबल ब्रिज का लोकार्पण किया द्वारका गुजरात में। ठीक है, 26 फरवरी 2024 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के अंदर कानपुर में दक्षिण एशिया के सबसे बड़े एम्यूनिशन वन और मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का उद्घाटन किया, है ना। तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा एम्यूनिशन वन और मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का उद्घाटन कहाँ पर किया, कानपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया। ठीक है, तो कानपुर में अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस द्वारा साउथ एशिया का सबसे बड़ा मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाया जा रहा है। ठीक है, साउथ एशिया का सबसे बड़ा मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग अपन लोग ये कह सकते हैं प्लांट बनाया जा रहा है। और कहाँ पर बनाया जा रहा है, ये कानपुर यूपी में, है ना। तो साउथ एशिया का सबसे बड़ा मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है वो कहाँ बनाया जा रहा है, कानपुर यूपी के अंदर जो है वो बनाया जा रहा है। देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब पोर्ट और इनलैंड वाटर वेसल्स का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने जो है वो थूथुकुडी तमिलनाडु में किया। तो देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब पोर्ट और इनलैंड वाटर वेसल्स का उद्घाटन भी थूथुकुडी तमिलनाडु में प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर अपन लोग देखें तो यहाँ प्रधानमंत्री ने चिदम्बरनार बंदरगाह को देश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब पोर्ट के रूप में समर्पित करने वाली परियोजना का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम राज्य के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी, है ना। तो सिक्किम में कहाँ पर, रंगपो में, है ना, सिक्किम में रंगपो में राज्य के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। और ये जो रंगपो है उसको किससे जोड़ा जाएगा, पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से जोड़ा जाएगा, है ना। तो इसको किससे जोड़ा जाएगा, सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी जो है वो किस राज्य में स्थित है, तो सिलीगुड़ी स्थित है आपके पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल और सिलीगुड़ी को जोड़ने वाला सिक्किम राज्य का पहला रेलवे स्टेशन जो है उसका उद्घाटन और आधारशिला किसने रखी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी। केंद्रीय जल मंत्रालय के जल संसाधन नदी विकास विभाग ने जो है वो नोएडा शहर को जल योद्धा शहर की उपाधि से सम्मानित किया है। नोएडा कहाँ पर आता है, आपके यूपी में आता है। ठीक है, और वहाँ पर जल संसाधनों का संरक्षण और प्रबंधन को लेकर के जिस प्रकार का काम हुआ है उसे देखते हुए केंद्रीय जल मंत्रालय के जल संसाधन नदी विकास विभाग ने जो है नोएडा को जल योद्धा शहर की उपाधि से सम्मानित किया है। देश की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा जो है वो उत्तराखंड में शुरू होने जा रही है। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने देश की पहली हवाई आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उत्तराखंड में प्रारंभ की है। कहाँ पे की है, उत्तराखंड में। तो आपातकालीन चिकित्सा हवाई सेवा, हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, उत्तराखंड है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये देश का ही नहीं अपितु दुनिया का इस प्रकार का पहला हवाई अड्डा होगा जहां पर अगर अपन लोग देखें तो इस प्रकार की चीज जो है वो की जा रही है। फिर हम लोग अगर देखते हैं तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बाघों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एलायंस के गठन को मंजूरी दी है और इसमें 96 देश जो है वो शामिल है। कितनी संख्या है, 96। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बाघों के संरक्षण के लिए वैश्विक नेटवर्क स्थापित करने के लिए, किसके संरक्षण के लिए, बाघ संरक्षण के लिए वैश्विक नेटवर्क स्थापित करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एलायंस के गठन, जिसको अपन लोग क्या कहते हैं, IBCA यानी इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस के गठन को मंजूरी दे दी गई है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर होगा, तो इसका मुख्यालय भारत में होगा। और इस गठबंधन में कितने देश शामिल होंगे, 96 यानी कि 96 देश शामिल होंगे। और बिग कैट परिवार में जो है वो कौन कौन शामिल होते हैं, तो बिग कैट परिवार में बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर और चीता शामिल होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से केंद्रीय मंत्रिमंडल ने IBCA के लिए 150 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ी खबर है। उसके बाद में अपन लोग देखें तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा तेंदुए हैं। ठीक है, इस प्रकार से अगर अपन लोग देखते हैं तो, लेकिन 7 राज्यों में जो है वो इनकी संख्या घटी है। अब हम लोग देखें तो सबसे ज़्यादा तेंदुए मध्य प्रदेश में है, यहाँ इनकी दर बढ़ी है। जबकि देश के अंदर जो है वो सबसे ज़्यादा तेंदुए जो 180% की दर से कहाँ पर बढ़े हैं, तो पश्चिम बंगाल में बढ़े हैं। जबकि 7 राज्यों में इनकी संख्या घटी है। गुजरात का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट घोषित किया गया सूरत को,
है ना, हीरे के कारोबार के लिए विश्व विख्यात है सूरत, और ये गुजरात का तीसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ पर जो घोषित किया गया है। इससे पहले अहमदाबाद और राजकोट में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। ठीक है, तो गुजरात में एक तो अहमदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, दूसरा कहाँ पर है, दूसरा है आप लोगों के राजकोट में है। ठीक है, और तीसरा हवाई अड्डा कहाँ पर होगा, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सूरत में। उसके बाद में अपन लोग देखते हैं केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने हैदराबाद में, ठीक है, देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला रखी है। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वारा हैदराबाद के सलारगंज संग्रहालय में देश का पहला डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना की जा रही है। तो इस प्रकार से अगर अपन लोग देखें तो इसमें विभिन्न भाषाओं और विभिन्न काल के 1 लाख से अधिक शिलालेख रखे जाएंगे। तो केंद्रीय संस्कृति मंत्री कौन है, जी किशन रेड्डी हैं, और जी किशन रेड्डी ने देश का पहला डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला कहाँ पर रखी है, हैदराबाद के अंदर जो है वो उन्होंने इसकी आधारशिला रखी है। देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में किया। तो कोलकाता में नदी के नीचे बनने वाली पहली मेट्रो सुरंग जो है का 6 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया है, और इस प्रकार से ये अंडर वाटर मेट्रो देश की पहली कहाँ पर बनी गई, कोलकाता के अंदर जो है इसका निर्माण किया गया। ठीक है, उसके बाद में अगर अपन लोग देखें तो कोलकाता मेट्रो देश का पहला मेट्रो रेलवे स्टेशन है जहां पर सबसे पहले मेट्रो की शुरुआत की गई 1948 में, और उसके बाद दिल्ली में जो है वो मेट्रो की शुरुआत की गई। लेकिन अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के अंदर ही किया है। उसके बाद भारतीय सौर ऊर्जा निगम ने राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में भारत की सबसे बड़ी सौर बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली चालू की है। ठीक है, तो भारत की सबसे बड़ी सौर बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली कहाँ पर चालू की गई है, तो राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में। किसने किया है, भारतीय सौर ऊर्जा निगम ने जो है वो इसको प्रारंभ किया है। 24 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम नई दिल्ली से दुनिया की सबसे बड़ी सहकारी अनाज भंडारण योजना का शुभारंभ किया, और इसमें कितनी क्षमता का लक्ष्य रखा गया है, 700 लाख टन भंडारण क्षमता का लक्ष्य तय किया गया है। 700 लाख टन भंडारण की क्षमता का लक्ष्य तय किया गया है, और इस प्रकार मोदी ने भारत मंडपम नई दिल्ली में दुनिया की सबसे बड़ी सहकारी अनाज भंडारण योजना का शुभारंभ किया है। ठीक है, इस प्रकार से अगर अपन लोग देखें तो अगली जो खबर है वो देश में नए दंड कानून, जिसको अपन भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता व साक्ष्य अधिनियम कहते हैं, वो 1 जुलाई 2024 से जो है वो लागू होंगे। तो देश के नए दंड कानून जो कब से लागू होंगे, 1 जुलाई 2024 से लागू होंगे। तो केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार देश में 3 नए दंड कानून कब से लागू होंगे, 1 जुलाई 2024 से लागू होंगे, और ये 164 साल पुरानी संहिता का स्थान लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर अपन लोग देखें तो भारतीय दंड संहिता 1860 में बनी थी आईपीसी की धारा के तहत। तो इसमें अब क्या हो गया है, फिर भारतीय दंड प्रक्रिया 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, तो इनको जो है चेंज करके नया भारतीय न्याय संहिता, ठीक है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के रूप में इसको जो है वो नए दंड कानून बनाए गए जो 1 जुलाई 2024 से लागू हो जाएंगे। तो भारतीय दंड संहिता जो थी उसको तो क्या नाम दिया गया है, भारतीय न्याय संहिता। क्या नाम दिया गया उसको, भारतीय न्याय संहिता नाम दिया गया है। ठीक है, उसके बाद भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता जो थी उसको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता नाम दिया है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ठीक है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता इसको नाम दिया गया है। और उसके बाद में अपन लोग देखें तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम ही है। तो इस प्रकार इसको हमने भारतीय साक्ष्य अधिनियम, और ये तीनों ही 2023 के अंदर जो है वो अमेंडमेंट इसमें किया गया, और 2024 1 जुलाई से ये लागू हो जाएंगे। अब किसमें क्या बदला है उस चीज़ को थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो न्याय संहिता, ठीक है, तो आईपीसी में 511 धाराएं थी, आईपीसी यानी भारतीय न्याय संहिता, ठीक है, उसमें कितनी धाराएं थी, 511 धाराएं थी, जबकि बीएनएस में 358 धाराएं होंगी। कितनी धाराएं होंगी, 358 धाराएं होंगी। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर अपन लोग देखें तो यहाँ पे बीएनएस क्या है, भारतीय न्याय संहिता है ना। तो भारतीय न्याय संहिता में कितनी धाराएं होंगी, 358 धाराएं होंगी, जबकि इससे पहले जो न्याय संहिता थी आईपीसी उसमें कितनी धाराएं थी, 511 धाराएं थी। ठीक है, इसमें 21 नए अपराध जोड़े गए हैं। कितने नए अपराध जोड़े गए हैं, 21 अपराधों को जो है प्लस किया गया है।
BNS में, जिसमें भारतीय न्याय संहिता के अंदर, ठीक है। और 19 धाराएं जो है वो खत्म कर दी गई हैं। इस प्रकार से ये कुछ चीज़ें हैं। उसके बाद नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसमें पुरानी CRPC में 484 धाराएं थी। CRPC में कितनी धाराएं थी? 484 धाराएं थी, ठीक है। लेकिन अभी अगर अपन लोग देखें तो इसके अंदर नागरिक सुरक्षा संहिता में 531 धाराएं होंगी। कितनी धाराएं होंगी? 531 धाराएं होंगी। और साक्ष्य अधिनियम को बात करें तो पुराने एविडेंस एक्ट में 167 धाराएं थी और नए साक्ष्य अधिनियम में 170 धाराएं होंगी। तो न्याय संहिता IPC में 511 धाराएं थी, लेकिन BNS यानी भारतीय न्याय संहिता में 358 धाराएं होंगी। 21 नए अपराधों को जोड़ा गया है। CRPC जो थी उसमें 484 धाराएं थी, तो नागरिक सुरक्षा संहिता NSS में 531 धाराएं हैं, ठीक है। उसके बाद साक्ष्य अधिनियम में पुराने एक्ट में 167 धाराएं थी और अभी नए में 170 धाराएं होने जा रही, ठीक है। अब हम लोग अगर देखें तो क्या नया है जो वहाँ पर परिवर्तित किया गया है, तो पहली बार आतंकवाद को परिभाषित किया गया है। पहली बार देश में आतंकवाद को परिभाषित किया गया है, जिसमें भारतीय न्याय संहिता में पहली बार धारा 113A के तहत, ये आपको ध्यान में रखना, 113(1) 1131, इसके तहत आतंकवाद को दंडनीय अपराध बना करके उसे परिभाषित किया गया है। ऐसा कृत्य जो भारत की एकता, अखंडता और सुरक्षा को खतरे में डालने, लोगों या उसके एक वर्ग को डराने या सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने के इरादे से देश या विदेश में कोई करता है, उसको आतंकवाद के रूप में जाना जाएगा, ठीक है। इस परिभाषा में संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, नकली मुद्रा और तस्करी को भी शामिल किया गया। संपत्ति को नुकसान, नकली मुद्रा की हेराफेरी या फिर तस्करी करने को शामिल किया गया है। ऐसा अपराध मृत्युदंड या पेरोल के बिना आजीवन कारावास से दंडनीय है। आतंकी की संपत्ति कुर्क भी हो सकती है, ठीक है। तो इस अपराध में मृत्युदंड हो सकता है या पेरोल के बिना आजीवन कारावास, यानी आजीवन कारावास दिया जाएगा, पेरोल पर नहीं छोड़ा जाएगा। और आतंकी की संपत्ति को भी कुर्क किया जा सकता है, ये नया है। तो पहली बार आतंकवाद को भारतीय न्याय संहिता में शामिल किया गया है और उसमें धारा 113(1) के तहत आतंकवाद को दंडनीय अपराध बना करके इसको परिभाषित किया गया है। और इसमें भारत की एकता, अखंडता और सुरक्षा को खतरे में डालने वाले, लोगों या उसके वर्ग को डराने या सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने के इरादे से देश या विदेश में कोई भी ऐसा कृत्य करता है तो उसको संपत्ति को नुकसान, नकली मुद्रा और तस्करी को भी इसमें शामिल किया गया और उसको आतंकवाद के रूप में जाना जाएगा। और ऐसे अपराध पर मृत्युदंड दिया जाएगा अथवा बिना पेरोल पर दिए आजीवन कारावास, ठीक है। और उसके अलावा आतंकी की संपत्ति को भी कुर्क किया जा सकता है। देश भर में शुरू की गई PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है ना, यानी कि इसमें 1 करोड़ का जो लक्ष्य रखा है प्रधानमंत्री ने, तो उसमें उपभोक्ताओं को प्रति माह कितनी यूनिट बिजली जो है वो मिल सकेगी, तो 300 यूनिट प्रति माह बिजली मिल सकेगी PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत, ठीक है। तो मुफ्त बिजली योजना जो है देश भर में 1 करोड़ घरों के लिए 75,000 करोड़ रुपए का प्रावधान केंद्र सरकार के द्वारा किया गया। लक्ष्य कितना लिया गया है? 1 करोड़ घरों में निम्न आय और कम खपत वाले 1 करोड़ उपभोक्ताओं को प्रति माह 300 यूनिट तक बिजली निःशुल्क मिल सकेगी। कितने यूनिट तक बिजली निःशुल्क मिलेगी? 300 यूनिट तक, ठीक है। और इसमें सब्सिडी कितनी मिलेगी? 78,000 रुपये की सब्सिडी मिलेगी, ठीक है। और उसके बाद में 7% सस्ते ब्याज दर पर लोन उपलब्ध रहेगा। तो ये चीज़ें हैं कुछ। तो इस योजना से लोगों को आय अधिक होगी और बिजली का बिल भी कम होगा और रोजगार का सृजन होगा, ठीक है। तो अगर आप 3 किलोवाट का प्लांट लगाते हो तो लागत कितनी है? 1.45 लाख है और सब्सिडी कितनी मिलेगी? 78,000 मिलेगी। अगर आप 2 किलोवाट का प्लांट लगाते हो तो लागत कितनी है? 1.10 लाख रुपया और सब्सिडी कितनी मिलेगी? 60,000 सब्सिडी मिलेगी, ठीक है। अगर आप 1 किलोवाट का जो है वो प्लांट लगाते हैं तो लागत कितनी है? 50,000 और सब्सिडी कितनी मिलेगी? 30,000 सब्सिडी मिलेगी। तो ये 3 प्रकार के प्लांट है। इसमें 1 किलोवाट का लगा रहे हो 50,000 रेट है लेकिन 30,000 रुपया सब्सिडी मिलेगी। 2 किलोवाट का लगा रहे हो 1.10 लाख रुपया लागत है, 60,000 की सब्सिडी मिलेगी। 3 किलोवाट लगा रहे हो 1.45 लाख रुपये की लागत है, 78,000 सब्सिडी मिलेगी। तो सब्सिडी शुरू होगी 30, 60 और 78, ये आपको ध्यान रखना, 30, 60 और 78 की सब्सिडी मिलेगी, ठीक है। और ये शुरू होगा 50 से, 1.10 से और 1.45 से, ये इसकी स्थिति होगी। धोलेरा गुजरात, मोरीगांव असम और साणंद गुजरात में सेमीकंडक्टर यूनिट लगाई जाएगी। तो सेमीकंडक्टर यूनिट कहाँ पर लगाई जाएगी? धोलेरा गुजरात में, मोरीगांव असम में और साणंद गुजरात में। स्वीडन की रक्षा उत्पाद निर्माण कंपनी और उसका नाम क्या है? SAAB साब ने भारत के झज्जर हरियाणा में
रॉकेट लॉन्चर कार्ल गुस्ताव M4 के निर्माण के प्रोडक्शन यूनिट की आधारशिला रखी है। तो स्वीडन की रक्षा उत्पाद निर्माण कंपनी का नाम क्या है? SAAB। उसने रॉकेट लॉन्चर कार्ल गुस्ताव M4, कौन सा रॉकेट लॉन्चर? कार्ल गुस्ताव M4, उसके निर्माण के प्रोडक्शन यूनिट की आधारशिला कहां पर रखी है? झज्जर हरियाणा में रखी है। ठीक है, और इस प्रकार से अब भारत भी रॉकेट लॉन्चर जिसका नाम क्या है? कार्ल गुस्ताव M4, क्या नाम है इसका? कार्ल गुस्ताव M4, उसका निर्माण करने जा रहा है। ठीक है, तो ये स्वीडन की कंपनी है। दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने हरियाणा के झज्जर में इस जो यूनिट की आधारशिला रखी है। कार्ल गुस्ताव कंधे पर रखकर फायर करने वाला रॉकेट लॉन्चर है जो 1500 मीटर है, यानी 1.5 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन को निशाना बना सकता है। ठीक है, अब BNS यानी भारतीय न्याय संहिता में राजद्रोह को समाप्त करके देशद्रोह को दंडनीय अपराध बनाया गया है। ठीक है, यानी देश की एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्यों को शामिल करके उसको राजद्रोह के स्थान पर देशद्रोह जो है वो, और उस देशद्रोह को दंडनीय अपराध के रूप में शामिल किया गया है। BNS यानी भारतीय न्याय संहिता में महिला और बच्चों के खिलाफ अपराध का अलग से एक अध्याय जोड़ा गया है। ठीक है, उसके बाद में संगठित अपराध के दायरे को बढ़ाया गया है। BNS की धारा 111(1) के तहत पहली बार जो है वो इसको परिभाषित किया गया है, संगठित अपराध को। ठीक है, सशस्त्र विद्रोह, विध्वंसक अभियान कोई करता है, अलगाववादी गतिविधियां और भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरा पैदा करने वाली है ना किसी भी प्रकार की गतिविधि को इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, उसके बाद में अपन लोग देखें तो इसके लिए मॉब लिंचिंग के लिए भी सजा में बढ़ोतरी की गई है। हेड क्राइम, मॉब लिंचिंग और हेड क्राइम को अलग अलग प्रकार की हत्या में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से फिर इन्होंने ये भी किया है कि मॉब लिंचिंग जैसे अपराधों के लिए अधिकतम मृत्युदंड की सजा का प्रावधान भी किया गया है, और तारीख पर तारीख से मुक्ति, यानी कि एक के बाद तारीख नहीं मिलेगी, है ना, इसमें निर्णय आएगा और उस निर्णय को सभी को मानना होगा। 3 साल में न्याय, नए कानूनों का प्रमुख उद्देश्य शीघ्र न्याय दिलाना, यानी 3 साल के अंदर न्याय दिलाना, ये इस नए कानून का प्रमुख उद्देश्य है। पीड़ित को 3 साल में न्याय दिया जाएगा, इसके लिए कई प्रावधान किए गए हैं। 90 दिन में चार्जशीट दाखिल करनी होगी और कोर्ट खास परिस्थिति में 90 दिनों को और बढ़ा सकता है। पुलिस को 90 दिनों के भीतर ही किसी भी मामले पर स्थिति अपडेट करना होगा। सुनवाई के बाद 30 दिनों में फैसला देना होगा। 1 सप्ताह में आदेश ऑनलाइन करके अपडेट करना होगा, और 3 साल से कम सजा वाले मामलों में संक्षिप्त सुनवाई जो है वो किया गया है। घटना पर 0 FIR का प्रावधान, जिससे कहीं भी दर्ज हो सकती है FIR। ठीक है, पीड़ित को FIR की मुक्ति, FIR के लिए एक मुफ्त प्रति दी जाएगी। पीड़ित को 90 दिनों में उसको ये बताना होगा कि जांच की प्रगति क्या है। ठीक है, केंद्र की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) को छोड़कर पूरा कानून 1 जुलाई से लागू होगा। ठीक है, तो 1 जुलाई से पूरा कानून 2024 से लागू हो जाएगा, लेकिन इसमें एक भाग लागू नहीं होगा, और वो कौन सा होगा? भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2). ठीक है, और इसमें जो है लापरवाही से वाहन चलाकर दुर्घटना और मृत्यु करने पर कड़े दंड का प्रावधान है। लापरवाही से कोई वाहन चलाता है और अगर दुर्घटना हो जाती है, किसी की मृत्यु हो जाती है, तो उसके ऊपर कड़े जो है दंड का प्रावधान था, लेकिन हड़ताल वगैरह की गई और उसके बाद में इसको अभी वापस लिया है सरकार ने। तो 106 की 2 यानी धारा 106 के दूसरे पार्ट को छोड़ करके पूरा कानून 1 जुलाई 2024 से जो है वो लागू हो जाएगा। इस प्रकार से ये जो है वो आज का भारत और विश्व का फरवरी महीने का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स था। उम्मीद है हमारी ये क्लास आप लोगों को पसंद आ रही होगी। आप इसको अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आपका फीडबैक हमको अवश्य दें। आप सभी को पुनः एक बार शिक्षक दिवस की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, शुक्रिया।